गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का AFM का सेकंड पेपर करेंगे और सेकंड पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है सेकंड पेपर का नाम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर था हमारा कैपिटल बस्टिंग। ठीक है, हम कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स कर रहे थे। मेथड्स में हमने ट्रेडिशनल मेथड किया था और ट्रेडिशनल मेथड में हमने पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है, हम दो मेथड कर चुके थे, पे बैक पीरियड मेथड और सेकंड था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड हम कर चुके थे। उसके बाद हमारा आता है टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड आता है? टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड, समय समायोजित प्रत्याय दर विधि। कौन सी विधि रहेगी? समय समायोजित प्रत्याय दर विधि। इससे पहले हमने पढ़ा था परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेडिशनल मेथड में जो टाइम होता है उस टाइम को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। लेकिन यदि हम टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात करें तो इसमें टाइम फैक्टर पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? जो समय कारक है उस समय कारक पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, टाइम फैक्टर पर इसमें ध्यान दिया जाता है। उसके बाद देखिए, यदि हम बात करें टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, इसमें टाइम पीरियड पर कैसे ध्यान दिया जाता है? ठीक है, तो जो प्रेजेंट के कैश इन फ्लो होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट के कैश इन फ्लो होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है कि फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में जो प्रेजेंट कैश इन फ्लो है उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यदि हम बात करें 2020 की, तो 2020 में 1 रुपये की वैल्यू मान लो 1 ही है। ठीक है, उसके बाद
क्या 2021 में भी 1 रुपये की वैल्यू एक ही रहेगी? क्या 2022 में भी 1 रुपये की वैल्यू एक ही रहेगी? नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है, बीतता जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। आप खुद देखिए, 5 साल पहले, या हम 5 साल पहले ही लगा लो, 5 साल पहले 1 रुपये की वैल्यू क्या थी और 5 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू क्या है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि मान लो 2020 में कैश इनफ्लो आए आपके पास 10,000 रुपये, तो क्या 2021 में भी उस कैश इनफ्लो की वैल्यू इतनी ही रहेगी और 2022 में भी क्या उस कैश इनफ्लो की वैल्यू इतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी ना, अलग रहेगी, कम रहेगी। तो क्या किया जाता है, जो ये कैश इनफ्लो है, ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कैश इनफ्लो होता है वो कैश इनफ्लो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रिटर्न रेट निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो 10% की रिटर्न रेट है, तो जो 1 रुपये की वैल्यू होती है उसको 10% पे क्या किया जाता है? डिस्काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है? 10% पे साल दर साल उसको क्या किया जाता है? डिस्काउंट किया जाता है, बट्टा किया जाता है, ताकि जो 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 1 रुपये की वैल्यू जो 2020 में है, तो 2022 में 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी? आगे समझ में? ठीक है। तो देखिए, पुनर्भुगतान अवधि तथा लेखांकन विधि या विनियोग पर प्रत्यय विधि में समय कारक पर विचार नहीं किया जाता। जो मैंने बताया, पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। जबकि जो समय समायोजित प्रत्यय दर विधि है, ये इस धारणा पर आधारित है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि आज के 1 वर्ष के बाद या किसी अन्य अवधि के बाद प्राप्त होने वाला 1 रुपया वर्तमान में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से कम मूल्यवान होता है। कहने का मतलब क्या है कि भविष्य में मान लो मुझे 2020 में 1 रुपये और भविष्य में भी मुझे ये 1 रुपये चाहिए, ठीक है, तो क्या इस 1 रुपये की वैल्यू वही रहेगी 2022 में जो 2020 में थी? नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि जो 10,000 रुपये जो कैश इनफ्लो हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं, क्या भविष्य में भी उन कैश इनफ्लो की वैल्यू वही रहेगी? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये का मूल्य वर्तमान काल के 1 रुपये से कम ही होगा। यह कमी कुछ अमौद्रिक कारणों को छोड़कर सामान्यतः ब्याज दर पर निर्भर करती है। अतः किसी विनियोग अथवा परियोजना से भविष्य में प्राप्त होने वाली आयों का समय समायोजन किया जाना चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि हमें मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड कंपनी ने कितने लाख रुपए का इन्वेस्ट किया? एक्स लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया? एक्स लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब समय समायोजित प्रत्यय दर विधि क्या कहती है कि जो एक्स लिमिटेड कंपनी है उसने 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 वर्ष तक किया। कितने वर्ष तक किया? 3 वर्ष तक। तो पहले ईयर में उसको 10,000 रुपये के कैश इनफ्लो प्राप्त हुए, ठीक है। दूसरे ईयर में उसे 20,000 रुपये के कैश इनफ्लो प्राप्त हुए और तीसरे ईयर में उसे 30,000 रुपये के कैश इनफ्लो उसको प्राप्त हुए। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जो भविष्य में 2021 में जो 20,000 रुपये की जो वैल्यू है, क्या वो 2022 में उतनी ही रहेगी? 20,000 ही रहेगी? नहीं रहेगी, कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या किया जाता है? समय का समायोजन किया जाता है कि ये जो 20,000 रुपये है
इन 20,000 रुपये के आधार पर ये देखा जाएगा कि 2021 में तो इसकी वैल्यू 20,000 है, लेकिन 2022 में 20,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी। तो क्या किया जाता है, एक रिटर्न रेट निर्धारित की जाती है और उस रिटर्न रेट को 1 रुपये की वैल्यू पर क्या किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो इन्वेस्टमेंट हमने 3 साल पहले 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस 1 लाख रुपए की 3 साल के बाद क्या वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए, यदि हम बात करें टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, तो टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमने 3 जो मेथड्स हैं, इसके अंदर 3 मेथड्स किए थे। फर्स्ट था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करेंगे, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि की बात करेंगे। तो अब देखिए, यदि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करें, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, इसे एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड और नेट गेन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है, एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड और नेट गेन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नेट गेन मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो 2 बातें तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, उसे एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड यानी आधिक्य वर्तमान मूल्य विधि और शुद्ध प्राप्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करें, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, ये भी किस पर बेस होता है, ये भी टाइम फैक्टर पर बेस होता है। इस पर बेस होता है टाइम फैक्टर, यानी जो समय कारक है, उस समय कारक पर बेस होता है। कौन सा मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्यों होता है, क्योंकि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, वो टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, इस विधि का प्रयोग उस समय सरलतापूर्वक किया जा सकता है जब प्रबंध द्वारा विनियोग पर न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय दर निर्धारित कर दी जाती है। देखिए, यदि हम बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज़ जो है
कब किया जाना चाहिए? जब मिनिमम रिटर्न रेट निर्धारित कर दी जाए। किस पर? जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम रिटर्न रेट निर्धारित कर दी जाए। तो यूज़ कब किया जाता है? जब मिनिमम रिटर्न रेट को पहले से ही डिटरमाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज़ कब किया जाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब मिनिमम रिटर्न रेट को पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। कैसे निर्धारित करेंगे? कि किसी भी प्रोजेक्ट में यदि कंपनी को विनियोग करना है, जैसे मान लो ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है और सी प्रोजेक्ट है, तो कंपनी क्या करना चाहती है? इन तीनों प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट में क्या करना चाहती है? इन्वेस्ट करना चाहती है, और इनकी जो रिटर्न रेट है वो कंपनी के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी गई है। यदि कंपनी ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो उसको 10% की मिनिमम रिटर्न रेट प्राप्त होनी चाहिए। यदि वो बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो उसे 12% की मिनिमम रिटर्न रेट निर्धारित होनी चाहिए, यानी मिनिमम रिटर्न रेट उसको मिलनी चाहिए। सी प्रोजेक्ट में यदि वो इन्वेस्ट करेगी तो उसे 13% की मिनिमम रिटर्न रेट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है इसमें मैनेजमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट पर यदि इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी जो रिटर्न रेट है उसकी रिटर्न रेट पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब सिलेक्शन किस आधार पर होता है कि मान लो ए प्रोजेक्ट पर 10% की मिनिमम रेट डिटरमाइन की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन मिली कितनी है? केवल 8% की रेट ही उनको मिली है। बी प्रोजेक्ट पे उनको 12% की मिनिमम रिटर्न रेट जो है वो मिल चुकी है, और सी प्रोजेक्ट पर उनको 15% की मिनिमम रेट उनको मिल चुकी है। अब यदि मैनेजमेंट को इन तीनों में से किसी एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना है तो वो कैसे करेगी? या इन तीनों प्रोजेक्ट में रैंकिंग देनी है तो कैसे देगी? फर्स्ट रैंकिंग सी प्रोजेक्ट को देगी, सेकंड रैंकिंग जो बी प्रोजेक्ट है उसको देगी, और ए को तो स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। क्यों? यदि मिनिमम रेट से, ठीक है, मिनिमम रिटर्न रेट से कम रेट यदि किसी इन्वेस्टमेंट पर मैनेजमेंट को प्राप्त होती है तो उस प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि मिनिमम रेट के इक्वल ही, ठीक है, यदि मिनिमम रिटर्न रेट के इक्वल ही उनको रिटर्न रेट मिल जाती है तो उसको मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, और यदि मिनिमम रिटर्न रेट से ज़्यादा रिटर्न रेट यदि मैनेजमेंट को मिलती है प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट पर तो उसको फर्स्ट रैंकिंग मैनेजमेंट के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, तो नेट प्रेजेंट जो वैल्यू मेथड है इसमें सबसे पहले तो टाइम फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, और दूसरा इसमें मिनिमम रिटर्न रेट को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस विधि में विनियोग पर प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रत्याय दर से बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, जो ये प्रोजेक्ट है इन प्रोजेक्ट पर रिटर्न रेट तो डिटरमाइन कर ली है मैनेजमेंट ने, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो भी मैनेजमेंट ने क्या कर लिया है? डिटरमाइन कर लिया है कि तीनों प्रोजेक्ट पर मैनेजमेंट के द्वारा कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया
जाए। अब इन 1 लाख रुपए से जो कैश इनफ्लो मैनेजमेंट को प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, जो कैश इनफ्लो मैनेजमेंट को प्राप्त होंगे, उन कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उन कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। कैसे? देखिए, मैंने जो टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड आपको पढ़ाया, तब भी मैंने बताया था कि जो रिटर्न रेट मैनेजमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट पर डिटरमाइन की गई है, उसी रिटर्न रेट से 1 रुपये की वैल्यू को क्या किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है। कैसे डिस्काउंट किया जाता है, ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यूज़ कब किया जाता है इस विधि का, जब मैनेजमेंट पहले ही मिनिमम रिटर्न रेट क्या कर देता है, डिटरमाइन कर देता है। फिर प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे इसको काम में लिया जाता है कि जो रिटर्न रेट या जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उन इन्वेस्टमेंट से जो कैश इनफ्लो प्राप्त होंगे मैनेजमेंट को, ठीक है, या कंपनी को, तो उन कैश इनफ्लो की क्या निकाली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, यानी उन कैश इनफ्लो का वर्तमान मूल्य निकाला जाएगा। और जो वो वर्तमान मूल्य है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो मिनिमम रिटर्न रेट डिटरमाइन की गई है, जो जैसे 10% मिनिमम रिटर्न रेट डिटरमाइन की गई है, तो 1 रुपये की जो वैल्यू है उसको 10% से क्या किया जाएगा, उसको 10% से डिस्काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस वर्तमान मूल्य की विनियोग लागत से तुलना की जाती है। अब क्या किया जाता है, जो ये प्रेजेंट वैल्यू मैनेजमेंट द्वारा कैलकुलेट की गई है, ठीक है, क्या किया गया है, जो प्रेजेंट वैल्यू है मैनेजमेंट द्वारा कैलकुलेट जो की गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसकी किससे तुलना की जाती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, किससे तुलना की जाती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तुलना की जाती है। क्या कर लिया हमने, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जो प्रेजेंट वैल्यू आई है कैश इनफ्लो की, उनकी तुलना, उनका कंपेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से किया जाता है। अब आगे क्या किया जाएगा, देखिए, यदि प्रेजेंट जो वैल्यू है कैश इनफ्लो की, ठीक है, PI, सॉरी, या PV कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो PVI कर लो, अपन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कर दिया, PVC कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है, तो भी उसे क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य या परियोजना की लागत से जितना अधिक होगा वह विनियोग उतना ही अधिक आकर्षक माना जाएगा। ठीक है, प्रबंध के सामने एक से अधिक परियोजनाओं में से किसी एक को चुनने का प्रश्न होता है, तो उस परियोजना को चुना जाता है जिसका वर्तमान मूल्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, लेकिन यदि एक ही परियोजना है, ठीक है, लेकिन यदि एक ही परियोजना है संस्था के पास में, कंपनी के पास में, तो क्या किया जाएगा,
यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, ज़्यादा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो वो ज़्यादा आकर्षक होगा और एक संस्था के लिए, एक कंपनी के लिए लाभदायक होगा। उसके बाद देखिए रिजेक्ट कैसे किया जाएगा। यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1 रुपये की जो वैल्यू थी वो जो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो 1 लाख रुपए की वो जो वैल्यू थी वो प्रेजेंट फ्यूचर में जाके क्या हो गई है, कम हो गई। मान लो 1 लाख रुपए वर्तमान में 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन फ्यूचर में कितनी हो गई, 90,000 ही हो गई। तो संस्था क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि 10,000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और देखिए यदि हम बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NPV, आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर यही लिखा आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे भी दे सकता है वो एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड या नेट गेन मेथड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो NPV का जो फॉर्मूला है, NPV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही NPV का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में क्या कर देंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन में देखिए पहले ये फॉर्मूला जो है ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये नाम नोट डाउन कर लेना और ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना और ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट को नोट डाउन कर लेना। तो देखिए आज हमने कौन सा मेथड पढ़ा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट जो वैल्यू मेथड है ये किसका पार्ट है, ठीक है, ये टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, उसी का एक पार्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड और नेट गेन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड है वो टाइम फैक्टर यानी समय कारक पर आधारित होता है। उसके बाद यदि हम इसके यूज़ की बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ मैनेजमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो मिनिमम रिटर्न रेट है उसको पहले से ही क्या कर लिया जाता है, डिटरमाइन कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मैनेजमेंट के द्वारा लगाई जाती है किसी प्रोजेक्ट में, तो उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ए प्रोजेक्ट में कितने साल तक इन्वेस्ट करना है। मान लो 5 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो ये जो 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे 1 साल में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 2 साल में कितने, 3 साल में कितने, 4 साल में कितने और 5 साल में कितने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो ये कैश इनफ्लो हमारे पास आए हैं, इस कैश इनफ्लो की क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। और जो कैश इनफ्लो है उन कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो रिटर्न रेट मैनेजमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट पर डिटरमाइन की गई है, तो उसको 1 रुपये की वैल्यू पर वो जो रिटर्न रेट है उससे क्या किया जाता है, 1 रुपये की वैल्यू को डिस्काउंट किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि प्रेजेंट में 1 रुपये की प्रेजेंट में जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख है उस 1 लाख की वैल्यू फ्यूचर में कितनी होगी, ठीक है।
उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारे पास आए हैं उसको हम लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अब देखिए यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर दैन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उस प्रोजेक्ट को संस्था एक्सेप्ट कर लेगी। और यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो संस्था उसे क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।